The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का फंसना पक्का है। सीधे स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thetwinbros.in से इनको ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के भी मिल जाएंगे, वहां पे आपको हिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। अभी अपन चलो चालू करते हैं हमारे चैप्टर को। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों है। अब एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि हमारा लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो ये याद रखना। लेकिन ये एक डूबियस डिस्टिंक्शन है। मतलब क्या, ये कोई तारीफ की बात थोड़ी ना है कि आपका लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये एक ऐसा फीचर है जो थोड़ा सा नेगेटिव फीचर भी तो है ना। तो इसके लिए रीजंस क्या है वो आपको बताने पड़ेंगे। सबसे पहले ये जो डिटेल है ये रट्टा मार लो, क्योंकि ये आंसर्स में आप मल्टीपल आंसर्स के इंट्रोडक्शन में बना के आ पाएंगे। कब केम इनटू इफेक्ट, कब हुआ हमारा इफेक्ट में, कब आया 26 जनवरी 1950। अब ये हमारा लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। लेकिन क्यों है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका रीजन अंडरस्टैंडेबल है। हमारी इंडिया की साइज इतनी बड़ी है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है। इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सोसाइटी में चल रही थी। अगला क्वेश्चन हम उसका देखेंगे। तो इसको बहुत केयरफुली वर्कआउट करना था, मतलब बहुत एफर्ट्स लगा के इसको बनाना पड़ा हम लोगों को, ताकि अच्छे से चले। इसलिए काफी केयरफुली वर्कड आउट और एक इलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसको क्या क्या करना था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के पास्ट और प्रेजेंट के जो वुंड्स हैं उनको हील करना था। इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करना था, और जो डिफरेंसेस वाला सिस्टम था, जो इनइक्वालिटीज थी, जो प्रॉब्लम्स थे, उनको फिक्स करना था। तो ये रीजंस थे जिसके कारण इंडिया का जो डॉक्यूमेंट था वो सबसे लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड बनाया गया। अब अगेन ये जो पॉइंट है ना, ये एक ऐसा कंक्लूडिंग पॉइंट है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर के बहुत सारे आंसर्स में यूज कर पाओगे। तो ये डेट्स याद रख लो। सबसे पहले बना किस टाइम पीरियड के बीच में, दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। इन 3 सालों में 11 सेशंस हुए और 165 डेज में अलग अलग सिटिंग्स हुई। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे पूछ रहा है कि बताओ द टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो बहुत ज्यादा ट्यूमल्टियस यानी कि एक उथल पुथल वाला समय था, बहुत प्रॉब्लमेटिक एक समय था। क्या चल रहा था इंडिया में। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या लिख के आओगे। पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन है जिसमें बताया गया है कि 15 अगस्त को हमको इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ गई थी, हमारा पार्टीशन भी हो गया था। तो अब हम पास्ट की बातें कर लेते हैं। अभी भी इंडियंस के, ऐसा एक पॉइंट बना के आ सकते हो, इंडियंस के मेमोरीज में पास्ट के स्ट्रगल्स अभी भी थे। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, अभी अभी हमारा मूवमेंट हुआ था इतना बड़ा ब्रिटिश के अगेंस्ट। सुभाष चंद्र बोस के जो एफर्ट्स थे, बिड बाय सुभाष चंद्र बोस, ऐसी आप हेडिंग बना सकते हो कि इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल करने के लिए जो अटेम्प्ट्स लिए थे वो अभी भी लोगों के दिमाग में जिंदा थे। रॉयल इंडियन नेवी का अपराइजिंग, जो एक हमारा म्यूटनी हुआ था 1946 में, तो ये भी अभी मेमोरीज में था। तो हमें क्या पता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो सोसाइटी में चल रही थी, जिसकी मेमोरीज अभी भी लोगों के दिल में थी। और ये सारी चीजें हमारा बेसिकली बहुत उथल पुथल वाला पास्ट था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी फिक्स करने की कोशिश करने वाला था। अब और भी चीजें थी। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, हमारे जिन्ना साहब ने अनाउंस कर दिया था कि डायरेक्ट एक्शन डे लिया जाएगा, और बहुत दंगे भड़क गए थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, तो ये आप पॉइंट लिख के आएंगे। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम भी थी। लाइक जब ब्रिटिश ने हमको छोड़ा, तब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जो प्रिंसेस के अंडर में थे, और उनका जो स्टेटस था वो अनक्लियर था, वो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस था कि वो इंडिया के साथ आएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, क्या करेंगे हमें नहीं पता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस तरीके से आप पूरा आंसर एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेकिंग के बारे में बताओ, उसके मेंबर्स के बारे में बताओ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब अपन बात करते हैं तो आपको ये डिटेल्स बहुत इजी टू रिमेंबर है, सुन लो, याद हो जाएंगी। सबसे पहले एक
ट्रिकी क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आ सकता है कि बताओ कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी या फिर नहीं बनी थी, तो टिक लगाना नहीं बनी थी। क्यों? हमारे जो 1945-46 के प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें जो हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो डायरेक्ट हमारा वोटिंग नहीं हुई थी कि असेंबली में कौन कौन जाएगा, जनता से बोल दिया गया वोट कर दो, नहीं, ऐसा एक इनडायरेक्ट सेटअप हमें देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो असेंबली थी इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। इसका खुद का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक्सप्लेन करना कि जो जनरल सीट्स थी उसमें कांग्रेस जीती थी हमारे इलेक्शंस में, इसलिए इसके सबसे ज्यादा मेंबर्स थे। मुस्लिम लीग जो जीती थी हमारी वो मुस्लिम रिजर्व सीट्स में जीती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था असेंबली को ज्वाइन करने के लिए। इन्होंने बोला हमें अपना खुद का पाकिस्तान चाहिए, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। इसके बाद हमारे जो सोशलिस्ट मेंबर्स थे वो भी इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन थे। तो ओवरऑल ये नंबर याद रखना, 82% जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो हमारी कांग्रेस के भी मेंबर्स थे। अब एक और क्वेश्चन जो यहां से आ सकता है, जो हो सकता है कंबाइंड क्वेश्चन की तरह आ जाए कि एक्सप्लेन करो कि कांग्रेस में बहुत सारे फैक्शंस थे, कांग्रेस के विद इन बहुत सारे डिविजन्स थे, तो उसको एक्सप्लेन करने को आएगा तो लिख देना कि कांग्रेस जो है उसमें एक पार्टी तो है लेकिन उसमें एक वॉइस नहीं थी, उसमें बहुत सारी वॉइसेस थी, बहुत सारे डिविजन्स थे। फॉर एग्जांपल कोई सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, कोई लैंडलॉर्डिज्म को, कोई कम्युनल पार्टी किसी एक रीजनल या फिर किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहा होता था, तो कोई ऐसा मेंबर था जो सेकुलर आइडियाज को सपोर्ट करता था। तो कांग्रेस में हमें बहुत सारे ऐसे डिविजन्स देखने को मिल जाते हैं और यही वो लीडर्स थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट्स में भी एक्शंस ले रहे थे। तो नेशनलिस्ट लीडरशिप के टाइम पे, मूवमेंट्स के टाइम पे कांग्रेस के लीडर्स ने अपनी आवाज को सामने रखना भी सीख लिया था। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में ये लोग अपनी अपनी बातों को बहुत अच्छे से सामने रखते थे। ये भी पॉइंट आप एक बना के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये ना पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में आएगा कि एक्सप्लेन करो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिस्कशंस थे उसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट था, उसमें मीडिया को, पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया जाता था। सबसे पहला पॉइंट बनाना कि जितने भी डिस्कशंस असेंबली के अंदर होते थे उनको न्यूज़पेपर्स वगैरह में इशू किया जाता था, पब्लिक में डिस्कस किया जाता था, उनके क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म जो होते थे उसके थ्रू असेंबली के अंदर के जो डिस्कशंस है उनको शेपिंग मिलती थी और अंदर के जो कंसेंसस है वो शेप होते थे। कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की फीलिंग्स को इवोक करने के लिए जनता को बोला गया था कि आप अपने अपने डिमांड्स और ओपिनियंस एक्सप्रेस करिए। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बोल रही थी हमारी मदर टंग को सिक्योरिटी दे दो, रिलीजियस माइनॉरिटी सेफगार्ड्स डिमांड कर रही थी अपने अपने रिलीजन के प्रोटेक्शन के लिए, दलित्स बोल रहे थे कि हमें रिजर्वेशंस दिला दो। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देना। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी डोमिनेंट वॉइसेस थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा कि जो 6 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे हमारे, 6 इंपॉर्टेंट और फिर 2 सपोर्टिंग लोगों की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि 6 इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे उनके रोल को एक्सप्लेन करो, या फिर सारे जो इंपॉर्टेंट फेसेस थे उनके क्या काम थे उसको एक्सप्लेन करो। तो जब इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा या फिर एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि जो कांग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे असेंबली में उनके रोल को एक्सप्लेन करो। तो कैसे भी क्वेश्चन आए एक डिटेल याद रख लो, असेंबली में हमारी जो 300 मेंबर्स थे उसमें से 6 मेंबर्स ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। उसमें से पहले 3 हमें देखने को मिलते हैं कांग्रेस पार्टी के, जवाहरलाल नेहरू। अब देखो यहाँ पे 6-8 नाम हम देखेंगे, उसके हर एक नाम के 1-1, 2-2 डिटेल है, वो बस आपको याद रखना है। नेहरू जी ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया और प्रपोज किया कि जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रहेगा वो ट्राई कलर का रहेगा, हमारा सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन एंड इक्वल प्रोपोर्शन विद नेवी ब्लू सेंटर। इतना आपको व्हील इन द सेंटर, ये आपको डिटेल लिखनी है नेहरू जी के बारे में। वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में डिटेल्स लिखनी है कि इन्होंने मोस्टली बिहाइंड द सीन काम किया और बहुत सारे रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करने में, अलग अलग जो अपोजिंग व्यूज थे उनको कंसेंसस में लाने में, रिकंसाइल कराने में इन्होंने काम किया। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में याद रखना, ये असेंबली के प्रेसिडेंट थे, एमसीक्यू में भी आएगा, और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली एक
सारे डिस्कशंस कंस्ट्रक्टिव लाइंस में चले उसको मेक श्योर करते थे। तो ये 3 लोगों का नाम लिखना जब कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स का क्वेश्चन आएगा, और जब टोटल क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए तो अगला नाम लिखना अंबेडकर साहब का। एक लॉयर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल राइवल थे कांग्रेस के, लेकिन गांधी जी के कहने पे इन्होंने हमारा जो यूनियन कैबिनेट, जो नेहरू जी का कैबिनेट था, उसको एज लॉ मिनिस्टर ज्वाइन किया। ये चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, और इनका जो काम था वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था। ये सारे पॉइंट्स लिख के आ जाना। इसके बाद के.एम. मुंशी जी, ये एक और लॉयर थे हमारे गुजरात के, इन्होंने भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट दिए ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, ये भी एक लॉयर थे मद्रास से, और इन्होंने भी अंबेडकर जी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनका नाम और इनका नाम लिख के आ जाना कि अंबेडकर जी के साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉयर्स थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे। अगले 2 और नाम हमें देखने को मिल जाते हैं जो हमारे 2 सिविल सर्वेंट्स थे, जो इन 6 लोगों को बहुत वाइटल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। पहले हैं बी.एन. राव। ये कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन्होंने बैकग्राउंड पेपर्स प्रिपेयर करने का काम किया। पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा ना कि इंडिया का जो डॉक्यूमेंट था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके बना था। तो इनका काम क्या था? बाकी जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है अलग अलग कंट्री के, उनको देखना, स्टडी करना, बैकग्राउंड पेपर्स प्रिपेयर करना। एस.एन. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, और ये काफी अच्छे से जो लीगल प्रपोजल्स थे उनको मेंशन कर सकते थे, उनको लिख सकते थे। यही इनका काम यहाँ असेंबली में था। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपको फ्री रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए, thetwinbros.in पे आप जाके फ्री रिसोर्सेज वाले बैच में क्लिक करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। चलो अब वीडियो देखते हैं। अब आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन का। कई बार आया हुआ है पास्ट में, अलग अलग तरीकों से पूछा जाएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन का और नेहरू की स्पीच का भी एक टॉपिक यहीं पे इसी क्वेश्चन में मैंने ऐड कर लिया है, उसको भी हम देख लेंगे। तो जब नेहरू के रोल का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा, तो एक डेट याद रख लो, 13 दिसंबर 1946, जब नेहरू साहब ने अपना ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन को प्रपोज किया। इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन आइडियल्स थे उनको आउटलाइन किया और एक फ्रेमवर्क दिया कि इंडियन असेंबली जो है वो किस रास्ते पे आगे बढ़ेगी। इन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनेगा, जहां पे हर एक सिटीजन को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम की गारंटी इन्होंने दी। इन्होंने बोल दिया कि हम हर एक ग्रुप को जिसको जरूरत है, डिप्रेस्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड कर रहे होंगे इंडिया में। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे हम हर एक चीज करेंगे, कि डेमोक्रेटिक बनेगा तो कैसा डेमोक्रेसी बनेगा, सोवरेन रिपब्लिक बनेगा तो कैसा सोवरेन रिपब्लिक होगा, ये एक्सप्लेन नहीं किया। वो तो आगे होने वाला था, लेकिन इन्होंने एक आउटलाइन दी, एक गाइडलाइन दी हमारी असेंबली की। अब इसके बाद वाला ये जो पॉइंट्स है ना, इसका मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डाला है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि नेहरू जी ने अपनी स्पीच में क्या क्या चीजें बोली थी। नेहरू जी ने अपनी स्पीच में इंडिया को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखा था और बोला था कि हम दूसरे देशों से सीखेंगे, लेकिन वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। एंड इन्होंने बोला था हम इंडिया में सिर्फ वही चीजें अडॉप्ट करेंगे दैट फिट इन विद द टेम्पर ऑफ आवर पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए थे। अगर आपने ये वर्ड्स पहली बार ही सुने हैं, आपको बिल्कुल भी याद नहीं थे ये वर्ड्स, तो प्लीज एक बार हमारी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है इस चैप्टर की, उसको भी जरूर देखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सोमनाथ लाहिरी जी के वर्ड्स बताइए। एक कम्युनिस्ट लीडर थे जो नेहरू जी के अगेंस्ट बात बोल रहे थे, उनके ओपिनियंस को एक्सप्रेस करिए और उसका काउंटर क्रिटिसिज्म हमारे नेहरू साहब ने उसके काउंटर में क्या बोला उसको भी एक्सप्लेन करिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम लाहिरी के वर्ड्स देखेंगे, फिर हम नेहरू के वर्ड्स देखेंगे। अब लाहिरी साहब का कहना यह था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का हाथ है। इन्होंने बोला कि पहले आप इंडिया को तो आजाद करा लो, उसके बाद आप लड़ाई करना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या करना है।
लेकिन पहले इंडिया को फ्री कराओ। इनका कहना था, ये वर्ड्स याद रख लो, वी आर वर्किंग आउट द ब्रिटिश प्लान्स एज द ब्रिटिश वुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। अब मैंने थोड़े से वर्ड जैसे चेंज कर दिए ना, मैंने बिना देखे बोला तो एक आध वर्ड आगे पीछे हो गया, इतना चलता है। आप अपने आंसर में भी ऐसा नहीं है कि आपने शुड लाइक की जगह वुड लाइक लिख दिया तो आपका मार्क ही कट जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, लेकिन इस भावनाओं को पकड़ लो। अगर इनके टर्म्स आप थोड़े मेंशन करके आ पाओगे तो आंसर क्वालिटी आपकी एकदम अप हो जाएगी। तो ये थे इनके वर्ड्स, और इन्होंने नेहरू जी को बोल दिया था कि आप जो बातें बोल रहे हो ना, बहुत नोबल बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा करना होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती है लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती, तो आप चक्कर काटते रहोगे और नाचते फिरोगे, उनके सामने कर नहीं पाओगे। इसलिए पहले इंडिया को आजाद करा लो। तो नेहरू जी ने उसका रिप्लाई में बोला कि भाई ठीक है, जो हमें असेंबली चाहिए थी वैसी हमें नहीं मिली है, हमें थोड़ी ऐसी असेंबली मिली है जिसमें, हाँ ठीक है, जिसमें ब्रिटिश राज का हाथ है इसके बर्थ के पीछे, ठीक है, लेकिन आप ये मत भूलो कि हमारी पावर कहां से आती है, हमारा स्ट्रेंथ का सोर्स कहां से है। ये वर्ड लिख के आना और लिख देना कि नेहरू जी ने बोला था कि हमारी जो पावर आती है या फिर किसी भी गवर्नमेंट जो बनती है वो किसी स्टेट पेपर से नहीं बनती कि ब्रिटिश राज ने साइन कर दिया कि बना लो कॉन्स्टिट्यूशन, बना लो इंडिया तो बन गया। नहीं, कोई भी जो गवर्नमेंट बनती है वो बनती है कि कितना लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स बनती हैं विल ऑफ द पीपल पे, एंड देयरफॉर हम उतने आगे जाएंगे जब तक हमें हमारी जनता का सपोर्ट मिल रहा होगा। हम उस जनता के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स और काफी इंटरेस्टिंग स्पीचेस थी जो इनके बीच में हमें एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलती है। ज्यादा चांसेस है कि सिर्फ लाहिरी का क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी मैंने दोनों ओपिनियंस यहाँ पे एक्सप्रेस करे हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं लगता कि आने वाला है, कम चांसेस है इसके, लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं टॉपर बनने के लिए तो क्यों ऐसे क्वेश्चंस हम छोड़े जो आ सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है लेकिन आ सकता है, तो एक बार बस सुन लो। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आइडियल्स थे वो हमें पुराने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के थ्रू, पुराने लीडर्स के मूवमेंट्स के थ्रू भी वही आइडियाज देखने को मिल जाते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जो पूछेगा कि पुराने सोशल मूवमेंट्स कैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्फ्लुएंस कर रहे थे उसको एक्सप्लेन करो, तो पुराने आइडियल्स की हम जब बात करेंगे तो आपको लिख के आना पड़ेगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। आप एक्सप्लेन करना कि जो पहले के रिफॉर्मर्स जब बोलते थे कि चाइल्ड मैरिज को बंद कराना है, जब बोलते थे कि विडो रीमैरिज को कंटिन्यू मतलब एस्टेब्लिश करना है इंडिया में कि ये एक सही चीज है, तो वो लोग बात कर रहे थे सोशल जस्टिस की। जब विवेकानंद जी हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे कि रिलीजन थोड़ा जस्ट होना चाहिए। जब ज्योतिबा फूले बात कर रहे थे कि हमें फाइट करना चाहिए सफरिंग कास्ट के लोगों के लिए, तो वो बेसिकली हाईलाइट कर रहे थे इन लोगों की प्रॉब्लम्स को, इन लोगों की आवाज को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। और जब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लीडर्स मोबिलाइज करते थे वर्किंग क्लास को, मोबिलाइज करते थे पेजेंट्स को, तो वो लोग इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की डिमांड करते थे। और ये सारे ऐसे आइडियल्स हैं जो हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जाके देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको क्या समझाता है, ये पैराग्राफ आपको समझाता है कि जो इंडिया में आइडियल्स जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे उनकी डिमांड हम बहुत पहले से ही करते चले आ रहे थे। अगला क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट, ये अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स में अलग अलग लोग क्या बोल रहे थे। ये 8 मार्क में आता है तो ऐसे डायरेक्टली आ जाता है कि सबके ओपिनियंस बताओ, या फिर कभी कभी 3-3 मार्क में भी आता है तो वो भी मैंने बीच में डाले हुए हैं। तो हम सीधे सारे लीडर्स के ओपिनियंस देख लेते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की तरफ क्या थे। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट बी पॉकर बहादुर, ये एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सपोर्ट में बात करी। इनका कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, तो इनके ओपिनियंस क्या थे वो हम देख लेते हैं। याद रखना 27 अगस्त 1947 पॉकर बहादुर जी जो कि कहां से थे, मद्रास के थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपनी अपील करी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। इन्होंने बोला कि माइनॉरिटीज हर सोसाइटी में रहते हैं, यू कैन नॉट विश अवे द माइनॉरिटीज। आपको माइनॉरिटीज को सेफ फील कराना पड़ेगा, आपको माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उनको पीसफुल करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देना पड़ेगा। इनका कहना था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए कोई दूसरा बंदा, कोई हिंदू या फिर सिख डिसाइड नहीं कर सकता कि उनका लीडर कौन होना चाहिए, और कोई दूसरा
कम्युनिटी का लीडर उनकी डिमांड्स को नहीं समझ सकता, तो इसलिए आपको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ताकि वो खुद अपने खुद के लीडर को सिलेक्ट कर सके एंड पीसफुली रिप्रेजेंटेशन को सीख करके अपने कंट्री में जी सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे हो सकता है ऐसे ही आ जाए कि सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट वाली जो आवाजें थी उसको एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहली हेडिंग बना देना आरवी ढुलेकर जी और लिख देना इनके जो वर्ड्स थे ना ये याद रखने पड़ेंगे थोड़े से आपको। इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द नेम ऑफ सेफगार्ड्स विद द हेल्प ऑफ इट, विद द हेल्प ऑफ सेफगार्ड्स। उन्होंने आपको एक बहलावे फुसलावे में लेके आ गए कि भाई ये अच्छी चीज है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, लेकिन देयर इज नो वन नाउ। अब आपको मिसगाइड करने के लिए कोई नहीं है, तो अब आप उस फालतू सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाले बहकावे में मत घुसो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या बोला कि इट इज अ पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। इनके जो वर्ड्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लिखेंगे कि ये जो डिमांड है वो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़वा देगी। इंडिया में हमेशा ही इन्होंने पास्ट का एग्जांपल दिया कि इस डिमांड ने, इस डिवीजन ने इंडिया में ब्लडशेड कॉज किया है पहले भी और आगे भी ऐसा करेगा। डू यू वांट पीस इन दिस लैंड? इफ यस, डू अवे विद इट। लेकिन एक बात बताऊं, इस चैप्टर की इंटरेस्टिंग बात यह कि सुनने में लगता है पटेल साहब, ढुलेकर साहब शायद सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इस चैप्टर के, इस टॉपिक के पंत साहब बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनके ज्यादा वर्ड्स हैं। तो जब कम्युलेटिव क्वेश्चन आता है ना 8 मार्क वाला, तो सबके आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन 3 मार्क वाला जो क्वेश्चन आता है वो पंत का ज्यादा आता है क्योंकि इनके वर्ड्स ज्यादा हैं। तो पंत का जब क्वेश्चन आएगा वो पंत के सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ओपिनियन पूछ सकता है, या फिर पंत का डिवाइडेड लॉयल्टीज पे क्या कहना था उस पे पूछ सकता है। तो याद रखना, इन्होंने बोला कि भाई आप जो बात बोल रहे हो ना बहादुर जी कि आपको पीसफुल रखना है कंट्री में, माइनॉरिटीज को एक रिप्रेजेंटेशन देना है, ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं, माइनॉरिटीज को हम कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हैं, एकदम सही बात। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स गलत डिमांड है क्योंकि इट इज अ सुसाइडल डिमांड। इट इज हार्मफुल नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो हार्मफुल फॉर द माइनॉरिटीज। ये बोला हमारे पंत साहब ने, ये टर्म याद रखना, इट इज अ सुसाइडल डिमांड। ये पंत साहब ने बोला था सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड के लिए। इनका कहना था कि ये जो डिमांड है वो माइनॉरिटीज को भी वीकेन करेगी, इंडिया को भी वीकेन करेगी। इंडिया में डिवाइडेड लॉयल्टीज हम नहीं देख सकते। मतलब ये जो हमारा, ये एक्सप्लेन करके आना कि ये जो हमारी टेंडेंसी है ना कि हम हमेशा कम्युनिटीज के टर्म्स में सोचते हैं कि ये मेरी कम्युनिटी, मुझे इसके लिए सोचना है, ये एक बहुत गंदी हैबिट है। हमें सिटीजन्स के टर्म में सोचना चाहिए। एक सिटीजन होता है जो किसी भी कंट्री के सोशल पिरामिड का टॉप और बॉटम बनाता है। एक सिटीजन है जो काउंट करता है, एक कम्युनिटी नहीं। कम्युनिटीज को हम उनके राइट्स दे सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन आप कम्युनिटीज के टर्म्स में सोचोगे तो देयर विल बी डिवाइडेड लॉयल्टीज जो कि इंडिया के लिए हार्मफुल होंगी। ये बहुत प्यारे इनके वर्ड्स थे जो इन्होंने यहाँ पे बोले। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का एक और इंपॉर्टेंट नेम है बेगम एजाज रसूल जी, और लिख के आना इनके बारे में कि सारे मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड नहीं कर रहे थे। जैसे कि इन्होंने बोला कि इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, लेकिन हमको चाहिए कि माइनॉरिटीज आइसोलेटेड ना रहे, माइनॉरिटीज मिलकर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। और लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट बना देना कि 1949 आते आते सारे जो ज्यादातर लीडर्स थे वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट सही चीज नहीं है। हमको बल्कि चाहिए कि माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिले, माइनॉरिटीज को आवाज मिले, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के थ्रू नहीं। भीमराव अंबेडकर साहब जी जो थे वो भी पहले बोलते थे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, उनकी गांधी जी से लड़ाई होती थी, लेकिन बाद में वो भी अग्री कर चुके थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट सही डिमांड नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा जयपाल सिंह साहब को लेके। क्वेश्चन आ सकता है कि ही वाज अ वंडरफुल ओरेटर, एक्सप्लेन कि उन्होंने क्या क्या बोला, जयपाल सिंह ने कैसे ट्राइबल आदिवासियों को रिप्रेजेंट किया। कैसा भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको क्वेश्चन में जयपाल सिंह टर्म दिख जाए तो एक्सप्लेन यही करके आना है। पहला पॉइंट बना देना ही वाज अ गिफ्टेड ओरेटर, बोलने में काफी अच्छे थे, एंड उसके बाद एक्सप्लेन करना इनके टर्म्स। कुछ की टर्म्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे, सुन लो एक बार। इन्होंने बोला कि मेरे जो आदिवासी लोग हैं दे हैव बीन शैबिली ट्रीटेड, इनको हमेशा से एक्सप्लॉइट किया गया है, इनको डिस्पोजेस किया गया है, और पिछले 6000 साल की हिस्ट्री आप देख लो, इनको हमेशा परेशान किया गया है। हम
न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, इन्होंने बोला आदिवासियों के लिए हम काफी नंबर्स में हैं, लेकिन हमको सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज किया गया है, हमको प्रिमिटिव और बैकवर्ड समझा गया है और हमको कभी भी कनेक्ट नहीं होने दिया सोसाइटी के साथ। तो इनका कहना था ये जो इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस है आदिवासियों, ट्राइबल्स और बाकी लोगों के बीच में, उसको खत्म करना है। इन्होंने बोला कि आवर पॉइंट इज दैट यू हैव गॉट टू मिक्स विद अस, वी आर रेडी टू मिक्स विद यू। इन्होंने बोला कि मैं आप सब की बातों को अग्री करने के लिए तैयार हूं और आप लोग जो बोल रहे हो कि अब आगे हम सब कुछ सही कर लेंगे, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं और मैं हर एक पास्ट की प्रॉब्लम्स को भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन यू हैव गॉट टू मिक्स विद अस। इनका कहना था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। इनका कहना था कि भाई आपने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बातें बोली हैं वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अब हमको रिजर्वेशन चाहिए ताकि हमारी आवाज को सुना जाए। अगला क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनजी रंगा के ओपिनियंस। इनका एक बार सोर्स बेस्ड में भी क्वेश्चन आया था, तो आ सकता है सोर्स बेस्ड में इन्हीं ओपिनियंस को पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दे नीड प्रॉप्स, दे नीड अ लेडर, किसने बोला था, एक्सप्लेन करिए उनके सारे ओपिनियंस। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बोला था कि इकोनॉमिक टर्म्स में माइनॉरिटीज को इंटरप्रेट करना है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है एनजी रंगा के ओपिनियंस को एक्सप्रेस करिए। तो एनजी रंगा एक सोशलिस्ट लीडर थे जिन्होंने पहले पास्ट मूवमेंट्स में लीडरशिप करी हुई थी और ये बोल रहे थे कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको हमें इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरप्रेट करना चाहिए। इनका कहना था कि रियल माइनॉरिटीज वो लोग हैं जो पुअर और डाउनट्रॉडन सेक्शन है। ये इकोनॉमिक माइनॉरिटीज के लिए दिक्कत ये है कि आप कितने भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भी लीगल राइट्स वगैरह डाल दो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कैसे इन्होंने लीगल राइट्स के उसमें बात करी, कैसे उन्होंने बताया कि लीगल राइट से सब कुछ नहीं हो जाता। इन्होंने बोला कि आप कितने भी राइट्स डाल दो कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम टू स्पीच डाल दो, राइट टू वर्क डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। ये जो पुअर और डाउनट्रॉडन सेक्शंस हैं, इन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने राइट्स उनको दिए हैं नहीं दिए हैं, इनके लिए तो प्रॉब्लम है कि दे नीड प्रॉप्स, दे नीड अ लेडर। इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि इनको हमें सोसाइटी में पहले अपलिफ्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा दबी हुई है। तो बेसिकली ये लोग बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली थोड़े से वीकर सेक्शंस हैं। इसके बाद इन्होंने एक और बात बोली, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं और जो एक्चुअल मासेस है इंडियन सोसाइटी के, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गल्फ है, एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करना है कि हम उनको रिप्रेजेंट कर सके सही तरीके से। तो काफी प्यारे इनके वर्ड्स थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए किस किस ने आवाज उठाई और क्या क्या आवाज उठाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2-3 नेम आपको देखने को मिलेंगे, उनकी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इस आंसर में सबसे पहले नेम मेंशन करके आ जाना नागप्पा जी का। नागप्पा जी मद्रास से थे। इन्होंने बोला कि भाई ये जो हम नंबर्स में माइनॉरिटीज नहीं है, हम 20 to 25% पॉपुलेशन है, लेकिन हम लोगों को सिस्टमेटिकली साइडलाइन किया गया है, सोसाइटी से जानबूझ के अलग रखा गया है, जिसके कारण हमको सोसाइटी में दबाया गया है। तो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमें जानबूझ के एजुकेशन में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कभी घुसने नहीं दिया, जिसके कारण हमें सफर कराया गया सोसाइटी में। फिर आप खांडेकर जी के वर्ड्स लिख के आना। केजे खांडेकर जी ने क्या बोला कि हमारी इतनी पुरानी हिस्ट्री रही है सफर करने की कि अब तो हमारी ना माइंड काम करता है ना बॉडी काम करती है, ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये लिख के आ जाना। बेसिकली इन डिबेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि लोग बोल रहे थे कि सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन से कुछ नहीं होगा। लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो लीगल राइट्स लाने की बातें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम मेंटल है, तो इस मेंटल स्टिग्मा को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। एनजी रंगा के ओपिनियंस हमने देख लिए थे। ये ओपिनियन मैंने भीमराव अंबेडकर जी कैसे वो सेपरेट इलेक्टोरेट से रिजर्वेशंस पे आ गए थे, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एंड अब हुआ क्या, डिमांड भी आई थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया भी गया कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, हिंदू टेम्पल्स को सबके लिए ओपन कर दिया गया, रिजर्वेशंस दे दिए गए। लेकिन इसके बाद यही बोला जा रहा था कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन हमें जो मेंटल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों की तरफ से, जो मेंटल बैकवर्डनेस है सोसाइटी की, उसको भी एलिमिनेट करना है। अगला क्वेश्चन है के संथनम जी का।
जैसे ही संथनम जी आपको देखने को मिल जाए, समझ जाना बात हो रही है यहाँ पे सेंटर वर्सेस स्टेट की पावर्स की। क्वेश्चन आएगा कि संथनम जी कैसे स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे, कैसे स्टेट की पावर्स बढ़ाने की बातें कर रहे थे, या फिर इनके ओपिनियंस क्या थे। तो याद रखना ये थे मद्रास से थे और ये बोल रहे थे कि रीएलोकेशन ऑफ पावर्स करना पड़ेगा। आपने जो बात करी है कि सेंटर को हम इतनी 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 पावर दे देंगे, ये बिल्कुल भी सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। संथनम जी का कहना ये बन रहा था कि एक बहुत मिसकंसेप्शन है, हमें लगता है कि अगर सेंटर को ज्यादा से ज्यादा पावर दे देंगे तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, लेकिन फैक्ट तो यह है अकॉर्डिंग टू हिम कि सेंटर इससे ओवरबर्डन हो जाएगा और इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये बोल रहे थे कि कुछ जो फंक्शन है वो आप स्टेट को प्रोवाइड कर दो। फिस्कल जो सिस्टम हमने बनाया था उसके लिए भी इन्होंने बोला कि आपने सारी चीजें तो आपने सेंटर के हाथों में दे दी हैं, स्टेट को आपने कुछ दिया ही नहीं है एक्सेप्ट फ्यू टैक्सेस। तो इनका कहना यह बन रहा था कि अगर आप फाइनेंशियल पावर स्टेट्स को दोगे नहीं तो वो कैसे एजुकेशन, कैसे सैनिटेशन, कैसे अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। हर एक चीज के लिए उसको सेंटर के आगे भीख मांगनी पड़ेगी। अगर ऐसा सिस्टम बनाना है तो आप यूनिटरी सिस्टम लगा दो। आप क्यों यहाँ पे फेडरेशन लगा रहे हो अगर आप फेडरेशन को कुछ पावर दे ही नहीं रहे हो? तो इनका कहना यह था कि अगर आप ऐसा ही डिवीजन करने वाले हो, पूरी पावर सेंट्रलाइज हाथों में देने वाले हो, तो ज्यादा बेटर है कि आप ऐसा सिस्टम लगाओ ही ना, क्योंकि इस सिस्टम में तो रिवोल्ट कर जाएंगे सारे स्टेट सेंटर के अगेंस्ट, क्योंकि आपने स्टेट्स को पावर दी ही नहीं है। एक उड़ीसा के मेंबर थे, उन्होंने भी बोला द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। लेकिन अब हम लीडर्स के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रॉन्ग सेंटर को एडवोकेट कर रहे थे। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है कि कौन कौन स्ट्रॉन्ग सेंटर की मांग कर रहा था, तो सबसे पहले नाम लिख देना नेहरू जी। नेहरू जी ने सेंट्रलाइजेशन की आवाज उठाई और इन्होंने बोला कि एक सेंट्रलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर है वो ही इंडिया को अच्छे से चला सकता है। एक ऐसा कंट्री हमें चाहिए, एक ऐसा सेंटर हमें चाहिए जिसका जो सेंटर है वो इंडिया को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल स्फीयर में और इंडिया को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके और पीस मेंटेन कर सके। अंबेडकर जी ने भी यही बात करी। इनका कहना था कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो हमें सेंटर मिला था उससे भी ज्यादा पावरफुल हमें सेंटर अब चाहिए है, ताकि एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन हम इंडिया में चला सके। इसके बाद आते हैं बालकृष्ण शर्मा। इन्होंने भी काफी डिटेल में अपनी अपील रखी। इन्होंने बोला कि वेल बीइंग ऑफ द कंट्री के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंटर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मेंटेन कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, फॉरेन एग्रेशन से इंडिया को डिफेंड कर सके। अयंगर साहब ने क्या बोला कि एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल सेंटर हमको चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट एक्सप्लेन करके आ जाना कि जब इंडिया का पार्टीशन हो गया ना, तो ज्यादातर जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे इनका कहना यह बन रहा था कि भाई पार्टीशन इज अ स्टेबल फैक्ट, अब हमें जरूरत है ही नहीं डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की, हमें सेंटर को एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल बनाना है ताकि फ्यूचर में हम वायलेंस को प्रिवेंट कर सकें एंड अच्छे से कंट्री को आगे चला सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 मार्क का क्वेश्चन लैंग्वेज इशू के बारे में। इसके 3-3 मार्क के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पूरे ही टॉपिक को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज इशू वाज इंटेंसली डिबेटेड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो क्या क्या लिख के आओगे? पहली हेडिंग बना देना ढुलेकर जी। आरवी ढुलेकर जी एक कांग्रेसमैन थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के, और इन्होंने बोला देवनागरी स्क्रिप्ट की जो हिंदी है उसको नेशनल लैंग्वेज बनाना है, ये इनका कहना था। और काफी अग्रेसिवली अपनी बात ये रख रहे थे। इनका कहना था कि कोई भी ऐसा बंदा जो हिंदुस्तानी नहीं बोल सकता है, ही इज नॉट वर्दी, ही और शी इज नॉट वर्दी ऑफ द असेंबली। तो जब ऐसी बातें करते थे तो काफी गुस्सा भड़क जाता था हमारी असेंबली में, एंड इनकी बातों ने काफी आग लगाई हमारी असेंबली में। अब ये भी सुन लो कि हुआ क्या, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने क्या किया, उसने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, देवनागरी स्क्रिप्ट की हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया इंडिया का, और बोल दिया कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन ढुलेकर जी इसके बाद बोलते हैं कि भाई इसको नेशनल लैंग्वेज बनाना था, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, बट स्टिल इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ अ हिस्टोरिक प्रोसेस। मतलब एटलीस्ट हमने जो एफर्ट्स लगाए थे उसका कुछ रिजल्ट्स हमें मिले हैं, तो मुझसे ज्यादा
ज्यादा खुश कोई नहीं है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। अब लैंग्वेज डिबेट में दुर्गाबाई जी क्या बोल रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रीमती जी दुर्गाबाई जी बोल रही थी नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स के बारे में कि भाई गांधी जी ने जब बोला था कि हिंदुस्तानी प्रमोट करना है तो हम कर रहे थे साउथ इंडिया में प्रमोट, लेकिन वापस से लड़ाई इस इशू में क्यों हो रही है। इनका कहना था कि जो अग्रेसिव प्रमोशन हिंदी का किया जा रहा है ये नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में बहुत ज्यादा फियर को इंस्टिल कर रहा है। एंड हिंदुस्तानी जो आपकी लैंग्वेज थी, जो बहुत इंक्लूसिव लैंग्वेज थी, उसमें से जो काम आप कर रहे हो कि उर्दू के या फिर बाकी रीजनल एरियाज के वर्ड्स को निकाल रहे हो, ये भी एक बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज हो रही है। इससे एंजाइटी और फियर जनरेट हो रहा है सोसाइटी में। एंड आपको ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे हिंदुस्तानी का कॉम्पोजिट कल्चर खराब हो। फिर हमें शंकर राव देव जी देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक कांग्रेसमैन थे बॉम्बे के। इनका कहना था, ये गांधी जी के फॉलोअर थे तो इन्होंने हिंदुस्तानी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इनके वर्ड्स आप याद रखेंगे, इफ यू वांट माय होल हार्टेड सपोर्ट फॉर हिंदी यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग जिससे मेरे सस्पिशन बढ़ेंगे, जिससे मेरे फियर्स बढ़ेंगे। चेतिया जी के बारे में याद रखना, इनका कहना था कि देयर शुड नॉट बी बिटर फीलिंग्स लेफ्ट बिहाइंड। ये बोल रहे थे कि अगर आप हिंदी को फोर्स करोगे तो बिटर फीलिंग्स पीछे रह जाएंगी। बाकी लोगों के फियर्स हैं वो सही हो या गलत हो वो अलग बात है, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको फियर्स पीछे नहीं छोड़ने हैं, आपको सबको साथ लेके चलना है, ये इनका कहना था। तो बेसिकली ऐसी बात कर रहे थे कि हमें अब सबको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि हमारी लैंग्वेज कमेटी जो बनी थी उसने किया क्या था, उसने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था इंग्लिश के लिए। एक और पॉइंट मैं भूल गया था, याद रखना आप कि इंग्लिश के लिए इसने क्या बोला था कि इंग्लिश भी फर्स्ट 15 ईयर्स के लिए ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज होगी। और उसके बाद हुआ ये था कि फिर इसको और भी ज्यादा आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था इंग्लिश के यूजेज को। हर एक प्रोविंस को बोल दिया गया था कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो। हमारे यहाँ की एमपी की हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप कहाँ रहते हैं और आपकी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब गांधी जी का क्वेश्चन आता है, कैसे गांधी जी हिंदुस्तानी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। हिंदुस्तानी गांधी जी के अकॉर्डिंग इंडिया के लिए परफेक्ट लैंग्वेज थी, उसको एक्सप्लेन करो। तो गांधी जी का कहना था इंडिया के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो पूरे मासेस समझते हो, सारे लोग बोल सके और जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को यूनाइट करने का काम कर सके। और वो लैंग्वेज इनके हिसाब से थी हिंदुस्तानी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का ब्लेंड थी। इसमें हमें अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स के और रीजन्स के वर्ड्स देखने को मिलते हैं एंड हेंस इट वाज अ मल्टी कल्चरल कॉम्पोजिट प्लूरल लैंग्वेज। तो ये यूनिफिकेशन का इंडिया में काम कर सकती थी अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी का कहना ये बन रहा था कि हमें हिंदुस्तानी चाहिए जिसमें हिंदी के, उर्दू के, बाकी रीजनल एरियाज के, फॉरेन लैंग्वेजेस के, सारे लैंग्वेजेस के वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि वो एक बहुत ज्यादा कॉम्पोजिट लैंग्वेज की तरह बने। लेकिन हुआ क्या था, हिंदुस्तानी थी वो बहुत ज्यादा संस्कृताइज की जाने लगी, लेकिन स्टिल गांधी जी का कहना था कि उसके कॉम्पोजिट कल्चर पे गांधी जी की फेथ थी एंड स्टिल वो उसको लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि सेंटर वर्सेस स्टेट की डिबेट में जो डिसीजंस लिए हुए थे, ओपिनियंस तो हमने देख लिए, लेकिन डिसीजंस क्या चल रहे थे, किस तरीके से उसको डिवाइड किया जा रहा था, तो उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे इन 3 लिस्ट के बारे में भी पूछ सकता है, तो याद रखना 3 लिस्ट बनाई गई थी, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारे वो मैटर्स डाले गए थे जिसका पावर सेंटर के पास रहेगा। कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें पावर्स जो है वो सेंटर और स्टेट शेयर करेंगी, और स्टेट लिस्ट में जिसमें स्टेट को सारे पावर्स दिए गए थे। लेकिन सीन ये हुआ था कि स्टेट के पास ज्यादा पावर्स डाले ही नहीं गए। ऊपर से आर्टिकल 356 डाल दिया गया था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सेंटर किसी स्टेट पे गवर्नर के डायरेक्शन में टेक ओवर कर सकता है, तो इसने भी सेंटर की पावर को एड ऑन कर दिया। अगर हम बात करें फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन सेंटर को बहुत सारी पावर दे दी गई थी। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट टैक्सेस वगैरह थे वो सेंटर के हाथ में ही डाल दिए गए थे, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, कंपनी टैक्सेस हो गए हमारे। फिर इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज वगैरह जो थी वो स्टेट्स के साथ शेयर कर रहा था सेंटर, तो ये आप मेंशन करके आएंगे। और मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि स्टेट के हाथों में कौन से टैक्स डाले
डाले गए थे वो आप कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हमने जो ओपिनियंस देखे वही इस आंसर में भी मेंशन किए हुए हैं कि नेहरू जी, अंबेडकर जी और हमारे बालकृष्ण शर्मा जी ने कैसे बात करी थी कि सेंटर को पावर दिया जाना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फिस्कल डिवीजन को भी एक्सप्लेन करो, कौन सपोर्ट कर रहा था उसको एक्सप्लेन करो। तो जब कंबाइंड क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा कंबाइंड आंसर आप करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देयर टाइम गुड़िया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।